नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मापक, मापन और मापक यंत्र से रिलेटेड टॉप 25 फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखे थे। इस बार हम लोग बल, गति तथा गति के नियम से रिलेटेड टॉप 25 फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में। और इस वीडियो के लास्ट में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज, नंबरिकल क्वेश्चंस और टिप्स एंड ट्रिक की भी बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, दही को भिगोकर मक्खन बनाने की विधि में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, दही को भिगोकर मक्खन बनाने वाली विधि में अपकेंद्रण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अपकेंद्रण का। दोस्तों आपको बतला दे, अपकेंद्रण का मतलब ही होता है किसी चीज़ को अलग कर देना। अब जैसे किसी बर्तन में दही रखा हुआ है यहाँ पे, और मान के चलिए इसको एक मिक्सर से इतना मिलाएंगे कि इसमें जो हल्का पदार्थ है ना वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, मतलब इससे अलग हो जाएगा। और जब किसी चीज़ से अलग होने की बात होती है तो हम क्या कहेंगे? वहाँ पे अपकेंद्रण होता है। दोस्तों दही के मक्खन बनने की क्रिया से लेकर यदि हम पूछ ले कि वॉशिंग मशीन का भी काम जो होता है वो किसके कारण होता है? अपकेंद्रण के कारण। क्यों? क्योंकि वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा होता है वो कपड़ा का क्या होता है? इससे धूलकण अलग हो जाता है। इसको इतना घुमाते हैं कि इससे जो हल्का पदार्थ है वो बाहर निकल के अलग अलग हो जाता है। और जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ से अलग हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? वहाँ पे अपकेंद्रण बोलेंगे। वो केंद्र से अप हो गया, इट मीन्स बाहर हो गया, तो हम लोग अपकेंद्रण ऐसे करके समझ सकते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस की तरफ। जैसे ही 2 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही पीछे की तरफ गिरने की आशंका का क्या कारण है? तो दोस्तों यदि अश्वरोही, मान के चलेंगे ये एक घोड़ा है और इस घोड़ा पर क्या है? एक आदमी बैठा हुआ है। तो जब घोड़ा आगे की तरफ एकाएक भागेगा ना तो ये आदमी एकाएक पीछे की तरफ जाएगा। ये किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये विराम जरत्व का कारण है। विराम जरत्व कहने का मतलब जब कोई वस्तु विराम में रहती है तो वो विराम में ही रहना चाहती है। मतलब ये आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है तो ये विराम में है, अभी सब चीज़ रुका हुआ है, तो ये यहीं पर रहना चाहेगा। और जब एकाएक घोड़ा आगे भागेगा तो ये वस्तु एकाएक जस्ट अपने पहले वाले पोजीशन पे जाना चाहेगा, क्योंकि घोड़ा आगे बढ़ गया, बट ये तो चाहेगा कि हम जहाँ पर थे वहीं पर रहे। तो ये पीछे की तरफ धक्का खाएगा और फिर जब ये अपने आप को संभाल लेगा तो घोड़ा के साथ आगे चलने लगेगा। तो वही होता है दोस्तों, एकाएक जब कोई भी चीज़ चलना प्रारंभ कर जाती है तो वो वस्तु उसी स्थिति में रहना चाहता है। ट्रेन की भी बात कर ले दोस्तों, तो जब ट्रेन आगे की तरफ बढ़ना चाहता है तो पैसेंजर जो है वो पीछे की तरफ धक्का खा जाता है। क्यों? क्योंकि वो पीछे वाले पोजीशन पे ही रहना चाहता है, क्योंकि वो विराम जरत्व को फॉलो करता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विराम जरत्व के कारण। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पीसा का ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी गिरती नहीं है, क्यों? पीसा का तो दोस्तों पीसा का मीनार के बारे में देख ले हम, तो ये हमारा पीसा का मीनार है। देखने से ही कितना डरावना लगता है। इसके हम यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकते हैं, इतना डर लगेगा देखने से, क्योंकि ये इतना झुका हुआ है। लेकिन दोस्तों झुका हुआ होने के कारण भी ये गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कोई भी चीज़ हो, जैसे कि इसका बेस ये हो गया और इसका ये हो गया, तो दोस्तों गुरुत्व केंद्र होता है एक, किसी भी चीज़ का, हर एक चीज़ का गुरुत्व केंद्र होता है। गुरुत्व केंद्र दोस्तों वो पॉइंट होता है जहां पर उसका पूरा जितना भी भार हो वो भार वहां पे ही अटका रहता है, उसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और इसको जब हम एक सीधा रेखा खींचेंगे ना तो दोस्तों ये आप पाएंगे कि इसका जो ये बेस है, हम इसको फिर से इंडिकेट कर दे, इसका जो ये बेस है इस बेस से होकर ही गुजरती है, तभी जाके ये टिका रहेगा। जैसे दोस्तों इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके यहाँ पर आपको समझाना चाहें कि जब कोई वस्तु ऐसे खड़ा है यहाँ पे और जब ये सीधा खड़ा है तो इसका क्या है? गुरुत्व केंद्र सीधा यदि खींचेंगे तो ये देखिए, इसको आधार को काट दिया, इसका मतलब ये सही है, ये गिरेगा नहीं। इसको थोड़ा हम तिरछा कर दिए, तिरछा करने के बाद हम देखेंगे इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो अभी देखेंगे इसके आधार को काट रहा है, तो ये भी पॉइंट सही है। इसके लास्ट में देखेंगे ये आधार को काट रहा है, बस आखिरी पॉइंट में काट रहा है इतना टेढ़ा होने के बाद भी, लेकिन आधार को टच कर दिया तो दोस्तों ये भी चीज़ नहीं करेगा। लेकिन जब ये आधार को जस्ट थोड़ा सा भी आगे आ गया, आधार को क्रॉस कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा? ये यदि और झुका देंगे थोड़ा सा और आधार को यदि क्रॉस कर गया तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर गिर जाएगा। तो दोस्तों यही होता है, ये जब तक आधार को क्रॉस करता रहेगा, इसको थोड़ा और भी यदि हम झुका दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? आधार को यदि क्रॉस कर दिया तो ये गिरेगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गुरुत्व केंद्र जो है वो आधार से होकर गुजर जाती है। जब तक आधार से होकर गुजरेगा तब तक कोई भी वस्तु नहीं गिरेगी, तो इसीलिए पीसा का जो ऐतिहासिक मीनार है वो नहीं गिरेगी और खड़ी रहेगी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, सेकेंडी लोलक
जो सेकेंडरी लोलक होती है उसका आवर्तकाल कितने समय का होता है? तो दोस्तों सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितने टाइम का होता है? 2 सेकंड का होता है। हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों एक ट्रिक के तौर पे कि जब कोई लोलक ऐसे करके लोलक करती है, मान के चलिए यहाँ है, फिर कभी यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ये ऐसे 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 घूमता ही रहेगा। तो जब ऐसे घूमेगा तो एक बार जब यहाँ गया तो 1 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ आया तो 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड जाने में लगा और 1 सेकेंड आने में लगा, यानी टोटल इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग गया? 2 सेकेंड लग गया। तो यही होती है सेकेंडरी लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकेंड का होता है। हम लोग 1 सेकेंड नहीं मारेंगे, क्या मारेंगे? 2 सेकेंड। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें भंडार ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों घड़ी में जो संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? ऐसा नहीं बोलेंगे कि घड़ी जब घूमते रहती है तो उसमें गति होता रहता है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। घड़ी में कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थितिज ऊर्जा वहीं पे संचित रहती है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों रॉकेट क्या काम करता है, पहले इस बात को समझ लें। तो यदि ये रॉकेट है मेरा, समझ लेंगे कि ये रॉकेट है और पीछे की तरफ क्या करता है? धुआं को छोड़ते रहता है, बहुत ही ज़्यादा आग को निकालते रहता है और ये रॉकेट क्या होता है? आगे भागते रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे किसका संरक्षण होता है? समवेग का संरक्षण होता है। न्यूटन का तीसरा नियम दोस्तों यही कहता है कि जितना इधर एक्शन होगा उतना ही उधर रिपल्सन होगा। तो दोस्तों यही होता है, जितना इधर क्रिया होती है उतना उधर एक और क्रिया होगी जो उसके साथ साथ होगी, उसकी विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया होती है उसी के अनुसार रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। तो इसीलिए रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करेगा दोस्तों? संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? सड़क पर तो नॉर्मल में सब कोई चल जाएगा, जो सड़क होता है फुटपाथ उस पर तो हर कोई चल जाएगा, लेकिन जो बर्फ़ का एक टुकड़ा है उस पर नहीं चल पाएंगे, क्यों? तो दोस्तों इसका आंसर है कि बर्फ़ है वो सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जो बर्फ़ पर है ना, सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जहाँ पे घर्षण दोस्तों कम होगा वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक जैसे होता है ना, किसी किसी फर्श पे जब पानी लग जाए तो पानी ज़्यादातर रहने पे वहाँ पे क्या होती है? थोड़ा सा कवक आ जाता है जिसको कजली कहते हैं। तो जब वहाँ पे वो लग जाए तो क्या होता है? पैर पड़ते ही हम लोग क्या करते हैं? फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घर्षण होता ही नहीं है, फ्रैक्शन होता ही नहीं है। और दोस्तों बर्फ पर घर्षण कम होती है, इसीलिए पैर क्या करेगा? मेरा पैर फिसल जाएगा। और जो सड़क होती है वहाँ पे घर्षण ज़्यादा होता है, तो घर्षण जब ज़्यादा होगा तो पैर क्या होगा? वहीं पे रुका का रुका रह जाएगा। तो सड़क पे चलना आसान होता है, बर्फ पे चलना क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। चलिए आज के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है? दोस्तों विमीय सूत्र कहने का मतलब डायमेंशन होता है, जो निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जो बल का क्या होता है? तो दोस्तों बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? MA, F बराबर MA होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। यदि इसको तोड़ेंगे तो दोस्तों इसका फॉर्मूला हो जाता है MLT-2, जहाँ M का मतलब द्रव्यमान होता है, L का मतलब लंबाई होता है जिसको लेंथ कहते हैं, और T का मतलब क्या होता है दोस्तों? टाइम होता है। तो इससे रिलेटेड बल का बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है हर एक क्वेश्चंस में। तो बल का ऐसा मतलब बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? MLT-2 हो जाएगा। इसको हम लोग याद भी रख सकते हैं। ML2 तो ये तो मुंह पे ही रहता है, जिसको भी डायमेंशन बनाने आए उसको चटपट याद रहेगा। आप नींद में भी पूछेंगे तो बतला देगा MLT-2 होता है। वैसे जब हम विस्तार से आपको चैप्टर वाइज अभ्यास करवाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में बनाना भी सिखाएंगे और आप भी चुटकियों में इस चीज़ को बनाना सीख लेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग है वो कितना होता है? पलायन वेग किसको कहते हैं दोस्तों पता है? जैसे कि ये मान के चलिए मेरा पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर में ये क्या है? हवा है। हम लोग क्या करते हैं, जब हवा में किसी चीज़ को फेंकते हैं ना तो वो फिर से नीचे आ जाता है और हम लोग कैच रोक लेते हैं। जैसे कि क्रिकेट में होता है और भी सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, कैच पकड़ने के लिए किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है, और ऊपर फेंकेंगे तो और तेज़ी से आएगा, और ऊपर फेंकेंगे तो और तेज़ी से आएगा। पर दोस्तों एक पॉइंट तो ऐसा ज़रूर होगा, एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर हम कितना ऊपर फेंक दिए, अब इसके बाद ये नीचे आएगा ही नहीं। ये क्या करेगा? हमारा जो गुरुत्वाकर्षण का लेवल है, जो पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, उस लेवल से यदि हम ऊपर चला जाए ना तो वो अब नीचे नहीं आएगा, वो अब ऊपर उड़ जाएगा और वो चक्कर लगाने लगेगा फिर, और हमारे क्या करेगा? हमारे धरती को वो छोड़ के बाहर भाग जाएगा। तो ऐसे ही बोला जाता है कि कभी कभी जितना भी होता है, जैसे कि कहीं पर बहुत ज़्यादा सुनामी आ गया या फिर बाढ़ आ गया या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा युद्ध हो गया, तो वहाँ से कुछ लोग क्या करते हैं? पलायन कर जाते हैं। तो लोग पलायन करने का मतलब है वो लोग दोबारा नहीं आते हैं। तो ठीक उसी वाली फीलिंग
तो ठीक उसी वाली चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं थिंकिंग को, कि पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग मतलब है कि इतना वेग बदलाओ जिस वेग पर जाने के बाद वो वस्तु वापस आए ही नहीं धरती पे और इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र छोड़ के बाहर चला जाए। तो दोस्तों वो कितना है पलायन वेग? 11.2 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि 11.2 किलोमीटर यदि 1 सेकेंड में किसी वस्तु को फेंक दें, मतलब 11 किलोमीटर लगभग किसी वस्तु को फेंक दें 1 सेकेंड में, और इतना स्पीड से हम किसी चीज़ को फेंकेंगे तो वो धरती को छोड़ के क्या करेगा? भाग जाएगा। तो ये होती है पृथ्वी का पलायन वेग। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा। अचर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब जो कभी बदलेगा नहीं। तो पृथ्वी के एक वृत्तीय गति के लिए कांस्टेंट क्या रहता है दोस्तों? चाल कभी नहीं बदलता है। अचर होता है चाल, और वेरिएबल मतलब चर होता है जो वेग हो गया और वेग के साथ साथ त्वरण भी हो गया। ये सब क्या होता है दोस्तों? चर होता है। वृत्तीय गति को समझ ले। वृत्तीय गति कहने का मतलब एक वृत्ताकार पथ पर ही गति करती है, इसी पर चक्कर लगाते रहेगा। इसका सेंटर हो गया, और जब कोई वस्तु इसी चीज़ पर चक्कर लगाते रहे हमेशा हमेशा तो क्या कहलाता है? वृत्तीय गति कहलाता है। दोस्तों वृत्तीय गति में हर एक पॉइंट पर क्या होता है? दिशा चेंज हो जाता है। अभी ये इस दिशा में है, थोड़ा आगे इस दिशा में रहेगा, फिर उसके बाद आगे इस दिशा में रहेगा, फिर जस्ट अगला पॉइंट पर क्या होगा? उसका दिशा चेंज हो जाएगा। जब किसी भी चीज़ की दिशा चेंज हो जाए तो उसका वेग हमेशा चेंज होते रहता है, और जब वेग चेंज होते रहता है तो दोस्तों क्या होगा? त्वरण भी चेंज होते रहता है। तो इसीलिए जब वेग चेंज हो जाएगा तो चाल कभी चेंज नहीं होता है, जो चाल उसका है वो वही रहता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? एक सामान्य वृत्तीय गति में चाल हमेशा चेंज होते रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं अचर रहता है, जो कभी चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाल, जो कभी चेंज नहीं होगा। और वेग हमेशा क्या होता है? वृत्तीय गति में बदलते रहता है। तो त्वरण भी बदलते रहता है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों गति के नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन का नियम कहते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो दोस्तों ये सब न्यूटन दिए थे। न्यूटन साहब का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1642 में इंग्लैंड में हुआ था, जबकि न्यूटन के गति का नियम कब दिए थे? 1687 ईस्वी में दिए थे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेंडुलम वाली घड़ी तीव्र गति से चल सकती है किस काल में? तो दोस्तों पेंडुलम वाली घड़ी कहने का मतलब होता है, हमारे घर में भी ऐसा घड़ी होता है जिसमें नीचे से क्या होता है? एक पेंडुलम लगा होता है, एक जो हमेशा ऐसे करके इधर और ऐसे से इधर रोटेट करते रहता है, और ये मेरा घड़ी हो गया। तो इस घड़ी को पेंडुलम घड़ी कहते हैं। और इस पेंडुलम घड़ी में दोस्तों शीतकाल में देखा जाए तो शीतकाल में इसकी गति क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो शीतकाल का टाइम होता है ना, वो ठंडी का टाइम होता है, और ठंडी के टाइम में पेंडुलम की जो सुई होती है वो सुई क्या होती है? वो सुई छोटी पड़ जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। अब किसी भी चीज़ की लंबाई यदि सिकुड़ जाए और उसको टाइम कवर करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? घड़ी तेज़ चलाना पड़ेगा। यदि आपको ही टाइम कम दे दिया जाए, हम आपको 1 घंटा का ही टाइम देंगे और बोलेंगे आप काम कीजिए, तो क्या करेंगे? आप तेज़ी में काम खत्म करेंगे, बहुत ही स्पीड में काम खत्म करेंगे। लेकिन हम यदि आपको 24 घंटा का टाइम दे दें तो आप क्या करेंगे? टाइम को आराम से खत्म करेंगे। अरे अपने पास तो पूरा दिन भर का टाइम है, तो सुस्त से काम करेंगे। तो ठीक वही फीलिंग्स यहाँ पे लाना है दोस्तों। पेंडुलम जो है उसकी घड़ी तीव्र हो जाती है शीतकाल में। क्यों? क्योंकि शीतकाल में उसकी सुई की लंबाई छोटी पड़ जाती है, और जब छोटी पड़ जाएगी तो घड़ी को क्या करना पड़ेगा? तेज़ चलाना पड़ेगा। घड़ी को तेज़ चलाना पड़ेगा उसको। यदि सुई छोटी हो गई तो टाइम तो वही रहेगा 24 घंटे का ही, तो घड़ी को तेज़ चलना पड़ेगा। तो इसीलिए पेंडुलम की घड़ी तीव्र कब हो जाती है? शीतकाल में। इसका उल्टा दोस्तों यदि हम देखें कि यदि ग्रीष्मकाल की बात हो जाए तो ग्रीष्मकाल में क्या होता है? इसकी लंबाई बड़ी हो जाती है। ग्रीष्मकाल में सुई की लंबाई पेंडुलम की बड़ी हो जाती है। तो बड़ी होने के कारण वो क्या करेगा? घड़ी धीरे धीरे चलती है, आराम से चलेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों T = 2π√L/G होता है। तो यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं साइंस की भाषा में कि यदि लंबाई यदि बढ़ गया तो इसका टाइम ज़्यादा लगेगा, सिंपल। और यदि लंबाई कम हो गया तो क्या होगा? टाइम कम लगेगा। तो शीतकाल में लंबाई छोटी हो जाती है तो उसका क्या हो जाएगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। और आवर्तकाल कम हो जाएगा, यदि समय उसको कम मिलेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? तेज़ी चलना पड़ेगा। और दोस्तों हम आपको बतला दें कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा वीडियो कैसा लगता है आपको, अच्छा या बुरा, या फिर और भी कोई इशू यदि आपको कुछ बतलाना है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पे कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए
देखते हैं आज के अगले क्वेश्चंस को। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बल का परिभाषा मिलता है किस चीज़ से। तो दोस्तों यहाँ पे है न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो बल का परिभाषा हमेशा न्यूटन के पहले नियम से मिलता है, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम यही कहता है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि हम उसको क्या करें, फोर्स ना दे दें, और जब कोई वस्तु चल रही है तो उसको तब तक ना रोक पाएगी जब तक कि हम उसको खुद ना रोकेंगे। तो यही न्यूटन का पहला नियम है। तो बल का जो परिभाषा है वो न्यूटन के पहले नियम से मिलता है। बल का जो फॉर्मूला है दोस्तों, F बराबर ma द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये फॉर्मूला बल के किस नियम से मिलता है, दूसरा नियम से। तो हमेशा इस चीज़ को क्लियर करके रखेंगे कि बल का जो परिभाषा है वो न्यूटन के पहले नियम से मिलता है और बल का जो फॉर्मूला है वह न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वेग समय आलेख की ढाल को क्या कहते हैं। तो वेग समय आलेख की जो ढाल होती है दोस्तों, उसको हम लोग त्वरण कहते हैं, क्योंकि जो वेग और समय का ग्राफ में बनाएंगे तो वेग और समय, तो वेग और समय से रिलेटेड जो होती है उसकी ढाल को क्या कहते हैं दोस्तों, त्वरण कहते हैं। त्वरण का फॉर्मूला ही होता है वेग में परिवर्तन की दर v1 माइनस v2 या फिर v माइनस u यदि अपॉन टी, तो ये हो जाता है v माइनस यू बाई टी। तो यही वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग और समय की आलेख की ढाल को क्या कह देंगे दोस्तों, त्वरण कह देंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है। झूला पर यदि कोई लड़का बैठा हुआ है तो उसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। कैसे समझेंगे, तो यदि झूला पर कोई लड़का बैठा हुआ है तो वो इस टाइप का झूला है और यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, और ये जब यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये यहाँ से फिर क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, फिर हम यहाँ से धक्का मारेंगे, फिर ये उड़ कर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, और ये क्या करेगा, बार बार इस गति को दोहराते रहेगा। एक निश्चित गति को जब कोई दोहराता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्ती गति बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, आवर्ती गति। इसके साथ ही हम देखेंगे जब ये पूरा सर्किल पे घूमता रहता तो हम क्या बोलते, वृत्तीय गति। लेकिन किसी एक पार्ट को यदि हम बार बार दोहराते रहें तो हम लोग कहते हैं ना कि वो आवर्त करता है, आवर्त करता है। तो जब एक पॉइंट पर आगे पीछे होता रहेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कभी इधर कभी इधर, तो इसको बोलते हैं आवर्ती गति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी वाली गति कहते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मंदन का अर्थ क्या होता है। ऋणात्मक त्वरण, मंदन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। कैसे, तो जो त्वरण होता है जिसको हम लोग एक्सेलरेटर बोलते हैं, समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं जो मेरा बाइक का जो हैंडल होता है वो हैंडल में भी एक एक्सेलरेटर इधर से लिखा रहता है, इधर से आगे वाला ब्रेक हो तो यहाँ पे एक्सेलरेटर होता है। इसको हम लोग हमेशा एक्सेलरेशन लेते रहते हैं, त्वरण करते रहते हैं। इसको जितना आगे घुमा के ऐसे रोटेट कर देंगे उतना ये गाड़ी क्या होगा, स्पीड चला जाएगा, और इसको जब हम उल्टा के तरफ घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, गाड़ी स्लो हो जाएगा। तो वही होता है एक्सेलरेटर, मतलब त्वरण। जब पॉजिटिव में जाते रहे तो वो त्वरण कहलाता है, लेकिन जब हम एकाएक गाड़ी को एक्सेलरेटर सारा जीरो कर देंगे तो गाड़ी एकाएक आवाज़ करके क्या हो जाएगा, धीरे होने लगेगा। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। जब ए रहे पॉजिटिव में तो त्वरण कहलाता है, और जब यही एक्सेलरेटर नेगेटिव में आ जाए तो क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण। मंदन का अर्थ क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण, और त्वरण जो होती है वो पॉजिटिव में होती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से, जड़त्व का नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों जड़त्व का नियम को किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। इसके नियम को जड़ता का नियम भी कहा जाता है। इसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है। नीचे जितना ऑप्शन है दोस्तों, कैंची है, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। दोस्तों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को समझने के लिए हमें तीनों प्रकार के उत्तोलक को समझेंगे। ये है प्रथम श्रेणी का, ये प्रथम श्रेणी है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे ये है एफ, ये है एल, ये है ई। कोई भी चीज़ मशीन को ले लेंगे, जैसे हम कैंची को ले लिए तो कैंची का आकार कुछ इस तरह का बना रहता है, मतलब इसके बीच में पिन लगा रहता है। तो जिस भी चीज़ के बीच में पिन लगा हो उसका दोस्तों आलम्ब यदि बीच में पड़ जाता है, तो आलम्ब बीच में पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रथम श्रेणी का कहलाएगा। अब कोई भी चीज़ को ले लीजिए, जैसे पिलास को ही ले लेते हैं। पिलास का काम क्या होता है, किसी चीज़ को कटना, तो उसके भी बीच में पिन लगा होता है। इधर हाथ मारते हैं तो इधर से क्या हो जाता है, अपना वर्क हो जाता है। तो पिन यदि बीच में लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। और एल मतलब लोड यदि बीच में रहे, पिन बीच में रहे तो पहला श्रेणी में जाएगा। लोड बीच में रहे, जैसे नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है, वो नींबू निचोड़ने की मशीन में क्या करते हैं, यहाँ पे पिन लगा होता है, इसको ऊपर उठाएंगे ऐसे करके, यहाँ पे नींबू रखेंगे और फिर इसको नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा नींबू बीच में आ जाता है,
तो ये हो जाएगा दूसरा श्रेणी का उत्तोलक। इसी तरह करके नींबू के साथ साथ हम लोग देखेंगे एक सरौता का भी नाम सुने होंगे जो सुपारी काटने का काम आता है। यदि ये सरौता है तो इसके में क्या होता है, यहाँ पर पिन लगा होता है, इसको हम लोग ऊपर उठाते हैं, यहाँ पे सुपारी को रख के फिर नीचे करते हैं तो ये कट जाता है। तो इसका लोड बीच में आ गया, पिन साइड में लगा हुआ है, तो लोड यदि बीच में आया तो दूसरा श्रेणी का उत्तोलक होगा। जो बीच में आएगा वही श्रेणी का उत्तोलक होगा। जैसे यहाँ पे पिन बीच में आ रहा था तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, यदि लोड बीच में आ रहा है तो दूसरा श्रेणी का उत्तोलक, और यदि किसी चीज़ का जो है सो ई बीच में आ रहा है, ई मतलब इफर्ट होता है, किसी चीज़ को लगाने का शक्ति, इफर्ट जितना भी हो वो लगा। जैसे मनुष्य का हाथ मान के चलेंगे, ये मनुष्य का हाथ है, तो ये लगाने के लिए, किसी चीज़ को उठाने के लिए पूरा का पूरा हाथ में ताकत लगाना पड़ता है, इफर्ट लगाना पड़ता है। तो इफर्ट यदि बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, तीसरा श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग समझ सकते हैं कि जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है वो कैंची है। सरौता अभी हम समझाएं दूसरा श्रेणी का है, क्योंकि सरौता में सुपारी बीच में रखा जाता है। चिमटा, रोटी बनाने के लिए जो चिमटा काम आता है, उसमें दोस्तों तीसरा श्रेणी का उत्तोलक है। कौन सी श्रेणी, तीसरा। और हल जो भी है वो भी तीसरा श्रेणी का ही उत्तोलक है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो घर्षण हमेशा ऋणात्मक काम करता है। क्या करता है घर्षण, ऋणात्मक काम करता है। क्योंकि वो हमारे गति के विरोध में काम करता है। यदि हम इधर की तरफ चल रहे हैं तो वो हमारे पैर को इधर की तरफ धक्का मारेगा, जिसके कारण हम चल पाते हैं, तो वो ऋणात्मक काम करता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो जो जेट इंजन होती है वो दोस्तों रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग। अभी हम आपको बतलाए थे कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है रॉकेट, तो वही हो जाएगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण काल की अवधि कितनी होती है। तुल्यकारी उपग्रह कहने का मतलब दोस्तों पृथ्वी के ही वो नज़र में रहेगा हमेशा। पृथ्वी पर नज़र रखने के लिए इसके बाहर जो सैटेलाइट लगाएंगे जो पृथ्वी को ही हमेशा देखते रहे, ये यदि पृथ्वी और इसी के चारों ओर देखते रहे तो दोस्तों वो 24 घंटे का ही होना चाहिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी 24 घंटे तक ही परिक्रमण करती है। 24 घंटे में फिर वो दूसरा रिपीट कर देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटा। कोई भी भू अस्थायी उपग्रह यदि लगाया जाता है तो वो 24 घंटे का लगाया जाता है, क्योंकि उसका काम रहता है केवल पृथ्वी को ही देखते रहना, तो उसका भी स्पीड पृथ्वी के बराबर रहेगा, तभी तो वो पृथ्वी पर नजर डाल पाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, दूरी समय आलेख की ढाल को क्या कहते हैं। इससे पहले हम आपको बतलाए थे वेग समय आलेख की ढाल को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, समझाए थे। अभी वेग समय आलेख की ढाल यदि आ जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, वेग समय आलेख की ढाल को क्या कहते हैं। अभी हम बतलाए थे वेग समय आलेख की ढाल को त्वरण कहते हैं, लेकिन यदि वेग समय आलेख की क्षेत्रफल की बात कर दे दोस्तों कि वेग समय आलेख की क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा, फिर यहाँ पे देंगे दूरी कर देंगे। यदि क्षेत्रफल पूछा जाए वेग समय आलेख की क्षेत्रफल तो हम लोग दूरी मारेंगे, और वेग समय आलेख की ढाल को त्वरण कहेंगे। आज का अगला क्वेश्चन से दोस्तों, पेंडुलम को चांद पर ले जाया जाए तो उसकी समयावधि क्या होगी। तो दोस्तों यदि हम पेंडुलम को चांद पर ले जाएं तो उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा समयावधि। समयावधि बढ़ क्यों जाएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जो स्मॉल जी का मान होता है बहुत ही कम हो जाता है, और जब कम हो जाएगा तो उसकी समयावधि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं क्या कहलाते हैं। घर्षण को कम करने के लिए जो पदार्थ का यूज़ किया जाता है दोस्तों वो स्नेहक कहलाता है, लुब्रिकेंट कहलाता है। तो दोस्तों उस पदार्थ को हम लोग स्नेहक कहते हैं जो घर्षण बल को कम कर देता है। मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ घर्षण करता है, वहाँ पे यदि कोई लिक्विड डाल दे, तेल को डाल दे, पानी को डाल दे, तो वो घर्षण को कम कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। आपको बतला दें दोस्तों, अगला चैप्टर हम लोगों का जो गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन को लाएंगे। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले दिन सुबह 6 बजे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।